नमस्कार, मैं रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी रूपनारायण शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से कि बच्चे सारे पाठ्यक्रम को कम से कम समय में क्या करें, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ ले। तो इसके लिए क्लास 10th कोर्स ए या राजस्थान बोर्ड जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसकी बुक है क्षितिज। और आज हमने हिंदी कोर्स ए क्षितिज काव्य खंड और काव्य खंड में टॉपिक लिया है यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और फसल। तो हम किसने लिखा, कवि कौन है, नागार्जुन साहब। तो सबसे पहले तो हमें नागार्जुन साहब का कवि परिचय के बारे में पढ़ना होगा। तो देखते हैं बच्चों, कवि परिचय कि नागार्जुन का जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म कब, 1911 ईस्वी की ज्येष्ठ पूर्णिमा को बिहार के सतलखा में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। बाद में नामकरण के बाद इनका नाम क्या रहा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि नागार्जुन जी के बचपन का नाम क्या था, वेदनाथ मिश्र। मैंने देखा है बोर्ड में कि वेदनाथ मिश्र किसका उपनाम है, बचपन का नाम है, तो नागार्जुन का। 6 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता क्या करते थे, कंधे पर बिठा करके घुमाते थे। तो बच्चों के अंदर वही प्रवृत्ति का जन्म हो गया। बच्चों जीवन भर घूमते ही रहे। तो कंधे पर बिठाकर अपने संबंधियों के यहां एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इनके पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर के यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया, यानी घूमते रहे जीवन भर। इन्होंने अपनी विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वहीं इन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर किसका पड़ा बच्चों, बौद्ध दर्शन की ओर झुका हुआ। उन दिनों राजनीति में कौन आए, सुभाष चंद्र बोस इन्हें प्रिय थे। इन्होंने बनारस से निकलकर कोलकाता फिर दक्षिण भारत घूमते हुए श्रीलंका के विख्यात कौन सा विद्यालंकार परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्ष भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर इन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और मार खाने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगती। चंपारण के किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और वस्तुतः वे रचनात्मकता के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में भी विश्वास करते थे। कविता क्या क्या लिखा, कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृतांत, निबंध, बाल साहित्य, सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपनी कलम चलाई। नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिक कवि हैं। इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे भारत भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राजेंद्र शेखर सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। तो हम देखते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कविता किससे जुड़ी हुई है। एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा, चाहे वह गरीब से गरीब घर का हो या बड़े घर का हो, लेकिन क्या है, वह तो एक कमल है, घर का कमल है। और उसी कमल को कवि ने किसके माध्यम से, कि गरीबी अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है जैसे तो कीचड़ में कमल खिल गया हो। कौन, गरीब दीनहीन अवस्था में भी बच्चा
जब जन्म लेता है तो इतने सारे उत्सुकता, माता पिता को इतना सारा प्यार दुलार उसको करते हैं। तो देखते हैं कविता का सारांश। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही क्या करता है, मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि किसी मुर्दे में भी जान डाल सकता है। यहां पर मुर्दे में जान डालने का मतलब क्या है कि कितना ही पाषाण हृदय हो, कठोर दिल का हो, या कितना ही कैसा क्रोधी स्वभाव का हो, कैसा ही व्यक्ति हो, लेकिन बच्चे की यदि भोली सी सूरत यदि उसको दर्शन दे जाए, बाल रूप का दर्शन उसको हो जाए, तो उसका मन उस बच्चे के प्रति आकर्षित होता है और पिघल जाता है। चले आगे। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब कुछ दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। बच्चे को धूल से लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी झोपड़ी में कमल खिल रहा हो। कवि ने यहां बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों को बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानते, जैसे नए नए हम जाते हैं, बच्चा देखता रहता है यार ये कौन है, हाँ, और कई दिनों के बाद तो यदि ऐसा लगता है जैसे पिताजी 1 महीने के बाद ऑफिस से या बाहरी काम से घर जाते हैं, पिताजी को ही भूल जाता है वो, हाँ, तो देखे अपन तो उसे सीधे नजरों नहीं देखता, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद उसे टक टकी लगाकर देखता रहता है। बच्चों, इसमें दूसरी कविता हमने ली है, कौन सी, फसल। फसल क्या है? कविता में कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यदि कोई कहे कि नहीं साहब मेरी फसल है, नहीं है, उसमें सूर्यकांश है, उसमें मिट्टी का गुणधर्म है, उसमें हवा है, अरे उसमें सब कुछ है, तब जाकर के फसल उत्पन्न होती है। इसकी प्रकृति और मनुष्य दोनों का तालमेल लगता है। बीज को अंकुरित होने के लिए धूप, वायु, जल, मिट्टी एवं मनुष्य के कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के फसल पैदा होती है। आगे चले अपन देखते हैं भावार्थ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, अरे बांस था या बबूल। हाँ, कितनी अच्छी भावार्थ देखें अपन, बहुत अच्छी कविता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन यहां पर किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, अर्थात कोई उदास एवं निराश व्यक्ति भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगे। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, हाँ, गंदा कर लेते, तब भी बच्चे क्या लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, धूल से सन जाते हैं, उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उसकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह पिघलकर जल बन जाए, बहने लगे। अगर वह किसी पेड़ को छू ले तो चाहे वो बांस हो या बबूल हो, उससे शेफालिका के फूल ही झड़ेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो
या फिर पत्थर दिल वाला इंसान हो, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहता है वह करते हैं एवं उसके साथ खेलते रहते हैं। बहुत अच्छा सुंदर वर्णन यहां पर हुआ है। दूसरा गद्यांश देखें अपन। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। बच्चों, पिता कई दिनों के बाद अपने घर आता है और बच्चा मां की गोद में है। वह एक टकी लगा करके देखता है, ये कौन है? हाँ, तो एक पिता अपने बच्चे के लिए, देखो आप, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अरे देखते ही रहोगे निर्निमेष, बिना पलक झपकाए तुम मुझे देखते रहोगे, थक गए हो आंख लू में फेर, क्या हुआ यदि हो न सका परिचय पहली बार, यदि तुम्हारी मां न बनी होती माध्यम आज, अरे मैं न पाता, मैं न सकता देख, मैं न सकता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कितना अच्छा इन्होंने वर्णन किया है। देखो, मां को माध्यम बनाया, क्या कि यदि तुम्हारी मां मेरे जीवन में न आई होती तो मुझे इस बाल रूप के दर्शन कभी नहीं होते। देखो इसका भावार्थ देखो, शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितने देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए हो? मुझे इस तरह देखते अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंख फेर लेता हूं, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मां हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर देख सकूंगा, तुम्हारे मुख मंडल को निहार सकता हूं, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूं। तो बच्चों, थर्ड वाला आगे चलें। अब फसल का हमने लिया है यहां पर, एक दो उसके वन शॉट वीडियो के माध्यम से। देखो आप, एक छोटी सी कविता है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, अरे ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। हाँ, कौन? फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। तो देखते हैं इसका भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल मिट्टी से ही नहीं उगती है, इसके लिए बहुत वातानुकूलित वातावरण की जरूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हैं कि कवि ने कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, क्या होता है? लाखों लाखों नदियों के पानी के मिलने से यह फसल पैदा होती है। किसी ने एक नदी में केवल एक ही प्रकार का गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियां आपस में मिलती है तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित होने से सहायता करते हैं और इस फसल खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजार लाखों के मेहनत और परिश्रम किसकी? किसानों की से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर के फसल बनते हैं, उपजाऊ बनती है। एक और हमने यहां पर लिया, किसका लिया? फसल का। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह,
हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संधिली मिट्टी का गुणधर्म है वह, रूपांतर है किसका? सूरज के की किरणों का, अरे सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। किसने? भावार्थ देखो आप। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करता है कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहां से और कैसे पैदा होती है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे क्या बना देती है? सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है। यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिसके कारण फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है क्या कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा है, तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में क्या नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसानों के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान होता है। समझ में आ गई? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास पे हम चलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, नंबर 1 देखें, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? बादलों के नहीं, तालाब के नहीं, नहरों के नहीं, नदियों के पानी का जादू है फसल। पढ़ा है अपन ने? दूसरा देखो आप, फसलों में किसकी मेहनत छिपी होती है? बच्चों की नहीं, कवि की नहीं, किसानों की बिल्कुल, और कोई नहीं। तो किसानों की मेहनत इसमें छिपी हुई होती है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मिट्टी के गुण धर्म किसे कहा गया है? किसको? जल को नहीं, हवा को नहीं, धूप को नहीं, फसल को। मिट्टी का गुण धर्म है फसल। हाँ, कहा है। नेक्स्ट, नन्हा शिशु कहां से लिया हमने? ये तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान से। और अपलक देख रहा है, किसकी और अपलक देख रहा है? कवि को, मां को, अपने पिता को। हाँ, और हम ये भी कह सकते हैं पिता को तो देख ही रहा है, लेकिन पिता ही कवि है। यह भी हो सकता है पिता नहीं होता तो कवि तो है ही सही। हाँ, आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका आशय क्या है? कि बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है? नहीं है। मुर्दे को जीवित कर देती है? नहीं है। हताश व्यक्ति में भी आशा का संचार कर देती है? 100% श्योर, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चले बच्चों, अब हमने एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न यहां पर आपके लिए लिए हैं, तो देखते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं और उनके आंसर हम कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर देखें, बच्चों की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठता है। प्रवास में रहने के कारण वह शिशु को पहली बार देखता है तो उसके दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी दूर हो जाती है। आगे चले, प्रश्न नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चों, ये तो आपको पता है, बच्चे की मुस्कान निश्चल होती है, बिना स्वार्थ की होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ होता है। हाँ, बच्चों की मुस्कान और बड़ों की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल, भोली और स्वार्थ रहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। इसके विपरीत बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थपरता और बनावटीपन होता है। वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है।
इससे कुटिलता देखी जा सकती है, जबकि बच्चे की मुस्कान में सरलता दिखाई देती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चले अपन प्रश्न नंबर 3 देखें कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्न बिंबों के माध्यम से, किसके, कि कवि को लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। यह भी एक बिंब है। बिंब क्या होता है? बिंब एक दृश्य होता है, दृश्य उत्पन्न करता है। हाँ, जैसे मैंने कहा बच्चे खिलखिला रहे हैं और आपने समझ लिया कि फूल खिलखिलाते हैं ना, तो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आगे चलें। ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघलकर जल की धारा के रूप में बह रहा हो। अरे बांस बबूल को शेफालिका के फूल के झरने जैसा लगता है। आगे चले बच्चों, भावार्थ स्पष्ट कर लेते हैं। नंबर 1, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। हाँ, तो देखो आप इसका आंसर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय है कि कवि को बच्चे का धूल दूषित शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल रहा है। अर्थात बच्चे का रूप सौंदर्य कमल पुष्प के समान सुंदर बना हुआ है। दूसरा देखो, छू गया कि तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बांस था या बबूल। पंक्ति का आशय देखो आप, कम उम्र वाले शिशु जिनके दांत निकल रहे होते हैं, उनकी मुस्कान मनोहर होती है। ऐसे बच्चे के निश्चल मुस्कान देखकर उसका शरीर, उसका स्पर्श पाकर बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अर्थात कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी सरस हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? मुस्कुराने लगते हैं। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं अपन कि मुस्कान और क्रोध में भिन्न भिन्न भाव है। इनकी उपस्थिति में बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए साहब। हाँ, तो देखो, क्रोध और मुस्कान दोनों अलग अलग है। कि मुस्कान से किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता व्यक्त होती है। मुस्कुराने वाले स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। इससे वातावरण बोझिल होने के बजाय बच जाता है। दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की व्यग्रता, आक्रोश और प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हैं। क्रोध की अधिकता में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और वाचा मनसा कर्मणा दुर्व्यवहार करने लगते हैं। इससे वातावरण में शांति कहीं खो जाती है और वातावरण में कटुता घुल जाती है। आगे चले बच्चों, यस, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए, कितनी रही होगी। हाँ, दांत कब आने लगते हैं आपको ही पता है, कब आते हैं? जब बच्चा 4-5 महीने का, 6 महीने का होता है, यानी 1 साल के अंदर अंदर, तभी उसकी रूप छवि बहुत अच्छी लगने लगती, जब वो घुटनों के बल चलता है। देखो, यह मुस्कान, दंतुरित मुस्कान कविता में वर्णित शिशु के क्रियाकलाप का यह अनुमान लगता है कि उसकी उम्र 5 से 6 महीने होगी, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे अपरिचित को पहचानने का प्रयास करते हैं और उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने 7 यहां पर लिया। बच्चे से कवि की मुलाकात के जो शब्द चित्र उपस्थित होते हैं उसके अपने शब्दों में देखो आप। प्रवास में काफी दिनों के बाद लौटकर आए कवि की मुलाकात जब शिशु से होती है तो वह शिशु की मुस्कान देखकर मुग्ध हो जाता है। उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि की निराशा, उदासी गायब हो जाती है। उसे लगा कि उसकी झोपड़ी के कमल खिल उठे हों। शिशु का स्पर्श पाते ही कवि का हृदय वात्सल्य भाव से भर उठता है। इससे कवि के मन की खुशी उसके चेहरे पर छलक उठी है। पहचान न पाने के कारण शिशु को कवि अपलक निहारता रहा। कवि सोचता है कि यदि उसकी मां माध्यम न होती तो यह मुस्कान देखने से वंचित रह जाता। इसी बीच जब शिशु ने तिरछी नजर से कवि को देखा तो नन्हे नन्हे दांतों वाली यह मुस्कान कवि को और अधिक सुंदर लगने लगी। आगे चलें बच्चों, जो हमने भावार्थ पढ़ा, जो हमने एनसीईआरटी के प्रश्न किए, जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए, अब हमें क्या समझ में आया? हमारे सामने अभ्यास प्रश्न है 2-3, क्या हम इनको कर पाएंगे? ये मूल्यांकन करने के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 1, दंतुरित मुस्कान पाषाण हृदय को पिघलाकर
जल बना देती है। कथन की सत्यता और असत्यता बिल्कुल सत्य है। व्यक्ति कितना ही कठोर दिल का क्यों न हो, जब वह किसी नन्हे से बच्चे की बाल रूप छवि को देखता है तो उसका मन कठोरता से सरलता की ओर परिवर्तित हो जाता है। तो हम इस कथन से बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय क्या है बच्चों? क्या है? झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय है कि किसी गरीब के घर में एक नन्हे से शिशु का जन्म लेना जैसे कीचड़ में कमल का खिलने के समान है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 3, फसल शीर्षक से हमें क्या संदेश मिलता है? फसल शीर्षक से हमें यह संदेश मिलता है कि मानव और प्रकृति जब दोनों ही एक साथ समायोजित होते हैं तभी फसल पैदा होती है। इसमें सभी को श्रेय जाता है, चाहे वह सूर्य की धूप हो या कुछ भी हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो या परिश्रम हो, सभी का अपना अपना योगदान है। यह समझ में आ गया? फसल कविता का प्रतिपाद्य उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य है कि मानव और प्रकृति ने मिलकर ही इस फसल को उत्पन्न किया है। यदि कोई कहे, किसान कहे कि मेरी मेहनत का फल है, तो नहीं, यह मानव और प्रकृति दोनों की मेहनत का फल है। तो इसका उद्देश्य ये कहना यहां पर चाहते हैं। तो कैसा लगा आप जरूर शेयर करें, और इस टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।